Hello guys, welcome back to the channel. This is Shadanshu Jaswal, and today we are going to see the questions of Infosys that was asked on 4th of December 2025. This was for junior Java developer role. Okay, I just want to tell one point, that is कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डोंट थिंक कि अगर आप अभी 2026 या 27 में वीडियोस देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो दिस इज नॉट रेलेवेंट। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, काफी बेसिक क्वेश्चन है और जूनियर लेवल पे हमेशा पूछे जाता है। आइदर एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। So do watch these questions one by one. That is, I'm going to tell after this. And बहुत सिंपल से बहुत बेसिक कंसेप्ट पूछे गए हैं और इन पे काइंड ऑफ इफ नॉट दिस क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन नेक्स्ट स्लाइड। Hello guys, so next question is कि why is string immutable and what problems does it solve? ठीक है, so before going to the problems that it solves, let's understand why is string immutable और immutable का मतलब क्या होता है। ठीक है, so basically an object is immutable when its state cannot be changed after it is created। ठीक है, मैंने कुछ create किया, then उसके बाद I cannot edit it basically। तो बेसिकली वंस यू क्रिएट अ स्ट्रिंग, सपोज करो जावा नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करी, इट विल ऑलवेज रिमेन जावा। अगर उसमें तुम कुछ भी मॉडिफिकेशन करो ना, कॉन्कैट करो या रिप्लेस करो, अपर केस में कन्वर्ट करो, तो इट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग पूल में, दैट्स द थिंग। अगर सपोज करो ये मैंने स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा क्रिएट करी एंड देन एस इक्वल टू एस डॉट कॉन्कैट रॉक्स किया, तो जावा रॉक्स करके स्ट्रिंग बनेगी। लेकिन जावा नाम की एक स्ट्रिंग ऑलरेडी होगी स्ट्रिंग पूल में, एंड जावा रॉक्स जो बनेगी इसको एडिट करके नहीं बनेगी, बल्कि जावा रॉक्स करके एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यू डिडंट मॉडिफाई जावा, यू क्रिएटेड जावा रॉक्स एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, वाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा? अब ये क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो बताते हैं। ठीक है, बेसिकली वो दोनों आंसर यहाँ पे ही हो जाएंगे। अब देखो स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, पहला रीज़न तो मैं आपको 5 रीज़न बताने वाला हूँ, एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड इंटरव्यू में अगर आपने ये बता दिया दैट इज़ मोर देन इनफ। सो फर्स्ट रीज़न इज सिक्योरिटी। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर यूज्ड इन सेंसिटिव प्लेसेस सच एज डेटाबेस यूआरएल में, फाइल पाथ में, यूजर नेम एंड पासवर्ड में, क्लास लोडिंग में, नेटवर्क कनेक्शंस में। ठीक है, अगर सपोज करो किसी को रेफरेंस मिल गया हमारे पासवर्ड स्ट्रिंग का एंड वो मॉडिफाई कर दे मेमोरी में ही, तो ये बहुत बड़ा मिसयूज हो जाएगा। तो इफ स्ट्रिंग्स वर म्यूटेबल, अगर हम एडिट कर सकते हैं, तो हैकर्स इजीली हमारा डीबी यूआरएल मॉडिफाई कर देते हैं, फाइल पाथ चेंज कर देते हैं, मलेशियस क्लासेस लोड कर देंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मॉडिफाई कर देंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो इम्यूटेबिलिटी प्रिवेंट करती है वो, क्योंकि नो वन कैन चेंज दैट स्ट्रिंग। ठीक है, सो वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, सो यू कैन नॉट हैक इट बाय चेंजिंग इंटरनल कैर एरे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, सिक्योरिटी इशू। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, string is used as a key in hash map, hash chat and hash table। बेसिकली strings are very common in hash based collections। ठीक है, बहुत ज़्यादा string यूज होता है, दिस इज अ कॉमन फैक्ट। तो अगर string म्यूटेबल होता है तो उसका इशू क्या होता है, ये देखो। अगर सपोज करो मैंने कोई की बनाई है यूजर वन करके, मैप में डाल दिया है, फिर बाद में वो की चेंज कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जब हैश मैप में हम जब वैल्यू डालते हैं ना, तो वो हैश कोड कैलकुलेट करता है, तो की का जो हैश कोड है वो चेंज हो जाएगा कॉन्कैट करने के बाद। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वैल्यू डालने आऊंगा उसे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द ओल्ड बकेट एंड मैप कैन नॉट फाइंड इट एनी मोर, सो डेटा इज लॉस्ट देयर। ठीक है, डेटा लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हैश कोड इम्यूटेबिलिटी क्या करता है, हैश कोड रिमेन्स कांस्टेंट, हैश कोड चेंज नहीं होने वाला तुम्हारा, एंड स्ट्रिंग नेवर चेंज आफ्टर बीइंग एडेड टू अ मैप। सो बेसिकली हमारा जो ब्रोकन हैश बेस्ड कलेक्शन होता है उसको रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इशू है थ्रेड सेफ्टी इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है, तो क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड जो होता है ना स्ट्रिंग को वो रीच आउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, सो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नीड नो सिंक्रोनाइजेशन, और इसमें मुझे सिंक्रोनाइजेशन अलग से लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सो सिंस स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, मल्टीपल थ्रेड्स कैन सेफली शेयर अ सिंगल स्ट्रिंग इंस्टेंस, सो नो वन कैन मॉडिफाई इट, नो रेस कंडीशन, नो लॉक्स रिक्वायर्ड। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, थ्रेड सेफ्टी इश्यूज विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। चौथा पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सा इशू है, स्ट्रिंग पूल बिकम्स इंटर्निंग बिकम्स पॉसिबल। ठीक है, अब स्ट्रिंग पूल का ये देखो, इसका पॉइंट का मतलब क्या है, देखो सपोज करो मैंने दो स्ट्रिंग क्रिएट करी, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जावा, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू जावा, तो ये क्या कर रहा है, क्या लगता है दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इसके? नहीं, इसके ना सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये दोनों उसको पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, रेफरेंस कर रहा है। तो जावा मेंटेन्स स्ट्रिंग पूल इनसाइड अ हीप, and if you create this, both refer to the same object in the pool। this is only possible because strings cannot change। इसका मतलब फायदा क्या है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होती है। सपोज करो तुम्हारे किसी प्रोग्राम में तुम्हें कोई ऐसी स्ट्रिंग यूज करनी है जो 1 लाख बार
रिपीट हो रही है, ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू दिस, 2 इक्वल्स टू 3, 3 4 5 1 लाख टाइम्स। तो अगर सबके लिए एक जावा ऑब्जेक्ट बनता ना एक एक स्ट्रिंग के लिए, तो 1 लाख ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट इज वेरी बैड ना फॉर मेमोरी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि तुम चाहे जितनी बार बना दो, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा और सब उसको रिफर करेंगे, ठीक है, पॉइंट करेंगे उसको। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना, तो दिस सॉल्व्स द मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मेमोरी ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कैशिंग ऑफ हैश कोड, काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस ओनली, ठीक है, सही बताऊं तो। बट इसमें जो होता है स्ट्रिंग का जब यूज हो रहा है, तो स्ट्रिंग्स हैश कोड जो होता है वो एक ही बार कैलकुलेट होता है और वो स्टोर हो जाता है। एंड बिकॉज स्ट्रिंग नेवर चेंजेस, तो हैश कोड उसका हमेशा वैलिड रिमेन होता है। हर एक क्लास में हैश कोड होता है, अगर आपको पता ना हो तो हैश कोड रिक्वायर्ड होता है। जब भी तुम हैश मैप में की देख रहे होते हो तो हैश कोड वहाँ पे कैलकुलेशन के यूज होता है। तो बेसिकली अगर हैश कोड यहाँ पे कैश हो गया ना इसका स्ट्रिंग का, तो स्लो एक्सेस इन हैश बेस्ड स्ट्रक्चर्स वो रिजॉल्व हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो एक स्ट्रिंग है एस, ठीक है, 30 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है सपोज करो, और मैं इसका हैश कोड कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 लाख टाइम सपोज करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में जब जाएगा ना, तो फर्स्ट टाइम में वो इसका हैश कोड कैलकुलेट करेगा बाय एनी लॉजिक, लाइक डिवाइडेड बाय 2 और समथिंग लाइक दैट, सब कुछ लॉजिक से 30 कैरेक्टर्स पे जाएगा, हैश कोड कैलकुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आई इक्वल्स टू 1 होगा 2 होगा, तो वो कैश से लेके आएगा, ना कि कैलकुलेट करेगा। तो देखो, इफ हैश कोड वर रिकैलकुलेटेड एवरी कॉल, तो 30 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, 30 ऑपरेशन एक हैश में होते हैं। 100 मिलियन कॉल्स में तो टोटल 3 बिलियन ऑपरेशन होते हैं, बहुत स्लो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग क्या करता है, जब इसका स्ट्रिंग चेंज होता ही नहीं है, तो अगर इसमें एक ही बार में वैल्यू सेव करता है कि कैश हैश इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कैश हैश बता दे देगा, अदरवाइज कंप्यूट करके स्टोर कर लेगा। तो फर्स्ट कॉल में एक्सपेंसिव ओ ऑफ एन लग जाता है, उसके बाद जितने भी कॉल्स होंगे ओ ऑफ 1 में वो रिटर्न कर देता है। तो दिस इज अ वेरी बिग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा समझने में, बट आप इंटरव्यू में ना 2 या 3 पॉइंट भी बोलो, दैट विल गिव यू मार्क्स एंड इट विल शो द इंटरव्यूअर कि बंदे को पता है कि ये इम्यूटेबल का फायदा क्या है। तो जस्ट अ समरी, एक तो सिक्योरिटी में देख लिया हमने, थ्रेड सेफ्टी देख ली, इसके इम्यूटेबल होने का फायदा जो है, एक सिक्योरिटी हो गया, थ्रेड सेफ्टी हो गई, हैश में हैश सेट में की का होता है इशू कि की चेंज ना हो, स्ट्रिंग पूल में जो हमने मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन देख लिया, एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देखा जहाँ पे कैश करता है हैश कोड को। सो दिस इज इट फॉर दिस स्ट्रिंग का क्वेश्चन। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Okay guys, so next question, one of the another most common questions is string builder versus string buffer. ठीक है। यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बेसिकली तुम्हें स्ट्रिंग तो पता ही है जावा में क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ बेसिकली इम्यूटेबल क्लास होती है। तो तुमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी, स्ट्रिंग करके एस इक्वल्स टू सपोज करो हेलो कर दिया, ठीक है। बाई चांस अगर तुम एस इक्वल्स टू अगेन रीअसाइन करो, एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, वो दो स्ट्रिंग्स बना देता है, ठीक है। वो मॉडिफाई नहीं होता बेसिकली, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है या स्ट्रिंग बफर होता है, दोनों म्यूटेबल होते हैं। हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने इनिशियली कोई स्ट्रिंग बिल्डर से हेलो डिफाइन किया है, बाद में उसमें मैं हेलो एक वर्ल्ड ऐड कर दूँ, वर्ड, ठीक है, तो वो अलग से एक स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ म्यूटेबल क्लास, ठीक है। So basically both are mutable classes, string builder and buffer, ठीक है, mutable classes in Java to they are used to create and modify strings, ठीक है। काइंड ऑफ हेल्प करते हैं हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाने में, जो कि स्ट्रिंग क्लास हमें नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काइंड ऑफ न्यूबीज के लिए भी है, लेकिन थ्री थ्री प्लस एक्सपीरियंस पे भी पूछ लिया जाता है एक दो बार, ठीक है। तो इनका मेन डिफरेंस आता है इनकी थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस में आता है, ठीक है। और तुम्हें भी इन्हीं दो चीज़ों पे बात करनी है जब इंटरव्यू में बात करोगे। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दो इसका, व्हाट इज दीज टू, उसके बाद इनके बारे में जब बात करनी है तो थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस पे। तो आते हैं अब इनके डिफरेंसेस पे। स्ट्रिंग बफर जो है बेसिकली वो थ्रेड सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होते हैं, उसके सिंक्रोनाइज्ड है वो, ठीक है। ऑल द मेजर मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि एक ही थ्रेड उसे मॉडिफाई कर सकती है उस स्ट्रिंग को, अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वो स्ट्रिंग यूज हो रही हो, ठीक है। इससे डेटा कंसिस्टेंसी रहती है, बेसिकली डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। वेयर स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता। अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू सम वर्ड न्यू हेलो वर्ल्ड, और वो मल्टी थ्रेडेड में यूज हो रही है, तो हो सकता है मल्टीपल थ्रेड्स उसे चेंज कर दें और मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा उस केस में, ठीक है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर है। सेकेंड चीज़ यार, सेकेंड चीज़ रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, तो यार ये ना, ये जो पॉइंट है काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट है जितने भी तुम्हें ये थ्रेड रिलेटेड मिलेंगे
क्या कहते हैं, ये हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, थ्रेड रिलेटेड क्लासेस मिलेंगे, जैसे स्ट्रिंग बफर हो गया, कॉन्करेंट हैश मैप हो गया। तो उनके जो मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है वो हमेशा स्लो हो जाते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो एक ओवरहेड ऐड कर देता है हमेशा। ठीक है, तो हमेशा भी जब भी मल्टी थ्रेडेड कोई चीज़ कैपेबल ऑब्जेक्ट होगा या क्लास होगी, उसका परफॉर्मेंस स्लो ही होना है। ठीक है, ये मान के चलो अभी। तो स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस स्लो होता है, स्ट्रिंग बिल्डर का फास्टर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है वो। ठीक है, अब यूज़ केस क्या होता है, स्ट्रिंग बफर हमेशा हमें तभी यूज़ करना है, आप समझ ही गए होंगे कि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है और हमें कोई स्ट्रिंग साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड से एडिट करवानी है उसको। और स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर जो है सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट में हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसमें थ्रेड सेफ्टी इसमें एक्सटर्नली हैंडल करनी होती है, डिफरेंट तरीका है, इस पर भी नहीं जाते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए डिफरेंस। So this is the difference between string builder and string buffer. I hope it helps. Let's move to next question. Hello guys, so हमारा next interview question is difference between list, set and map. ठीक है, one of the very common questions if you're a junior developer and initial roles के लिए apply कर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट एक बार हम देख लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है, यूज केसेस क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, वी विल गो थ्रू अगेन, विल फॉलो द सेम पैटर्न फॉर इंटरव्यूज, विल डिस्कस थ्योरी एंड एग्जांपल्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट एंड हाउ यू शुड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, going the overall picture in Java, list is the ordered collection allows duplicates। ठीक है, कोई चीज़ तुम्हें ऑर्डर में रखनी हो दैट इज उसके लिए लिस्ट यूज़ करते हो और ये डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड होते हैं। कमिंग टू सेट, सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर तुम सेट में 1 1 2 3 अगर एंटर करवा रहे हो, टोटल टोटल एलिमेंट्स उसमें जो जाएंगे ना वो 3 होंगे, सिर्फ 1 2 3, नॉट डबल वंस। ठीक है, मैप अगेन, मैप इज अ की वैल्यू पेयर एंड इस केस में की यूनिक होती है, अभी इसमें डिटेल में हम जाके देखेंगे। ठीक है, ऑलवेज इन कलेक्शंस के बारे में थिंक ऑफ देम एज और हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, नॉट जस्ट सिंटैक्स कैसे यूज करना है, इनका यूजेस बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे यूज करना है। नाउ स्टार्टिंग विद लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट अलाउज डुप्लीकेट्स, अलाउज इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। ठीक है, इस तरह से कुछ हम लिस्ट डिफाइन करते हैं जावा में। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे इंटीजर हो सकता है और एनी टाइप, लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हम लिस्ट में डेटा ऐड कर रहे हैं। एंड जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें जावा स्प्रिंग जावा, इसमें ऑर्डर मेंटेन होता है, जिस ऑर्डर में एंट्री करवा रहे हो उसी ऑर्डर में प्रिंट होता है, तो उसी तरह से हम एक्सेस भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, ऑर्डर इज प्रिजर्व, डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। अगर तुम लिस्ट डॉट गेट जीरो करोगे तो इसमें जावा आएगा, लिस्ट डॉट गेट वन करोगे तो स्प्रिंग प्रिंट होगा, लिस्ट डॉट गेट टू करोगे तो जावा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन टू यूज, जब किसी केस में ऑर्डर इज मैटर्ड। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड व्हेन यू नीड पोजिशनल एक्सेस, उस केस में हमें लिस्ट यूज करना है। मूविंग ऑन टू सेट, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन दैट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। मैंने इनिशियली एग्जांपल दिया था 1 1 2 3 का, एंड इसमें ऑर्डर इज नॉट गारंटीड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है इंटरनली। ठीक है, सेट हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग और एनी टाइप, सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। सेट में डेटा सेट डॉट ऐड करके करते हैं। अब यहाँ देखना, जावा स्प्रिंग जावा एंटर किया है, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो जावा ने स्प्रिंग प्रिंट होगा, सिर्फ डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते। नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, इसमें आप लाइक सेट डॉट गेट जीरो नहीं कर सकते, दैट इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर इज नॉट गारंटीड हियर। ठीक है, हैश सेट में अगर ट्री सेट होता है तो वहाँ होता है, हैश सेट में जो नॉर्मल है उसमें नहीं होता। अभी हम हैश सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हेन टू यूज, व्हेन यूनिकनेस मैटर्स। ठीक है, तब आपको यूज करना है, अगर डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए उस केस में यूज करना है। मेंबरशिप चेक्स दैट कंटेन्स, कि इसमें अगर आप इसमें कंटेन्स करके फंक्शन होता है सेट में, आप उसको यूज कर सकते हो कि लाइक सेट डॉट कंटेन्स जावा और नॉट, तो वी आर फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, कमिंग टू मैप, नाउ लास्ट थिंग इज मैप। मैप क्या होता है? मैप स्टोर्स डेटा एज की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर्स में रहता है। कीज आर ऑलवेज यूनिक, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड, एंड दिस इज नॉट अ ट्रू कलेक्शन बिकॉज इट डजंट एक्सटेंड कलेक्शन। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आता है, वी विल ऑल्सो कवर दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियोज, सो उसको देख लीजिएगा। कमिंग टू मैप, मैप का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होता है, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज की, सेकंड थिंग इज वैल्यू, मैप न्यू हैश मैप। मैप में जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये मैप डॉट पुट वन जावा, मैप डॉट टू स्प्रिंग, मैप डॉट वन हाइबरनेट। तो इसमें क्या होगा, जब आप प्रिंट करोगे ना, ये इनिशियल वाली वैल्यू की है, तो यहाँ पे की यूनिक होनी चाहिए, तो जो लेटेस्ट वैल्यू की आ रही है ना, वो ओवरराइड कर देगा पुरानी वैल्यू को। इनिशियली अगर हमने ये सिर्फ 2 रखा होता तो 1 के साथ जावा में आता है, 2 के साथ स्प्रिंग, लेकिन अगेन हमने 1 में ये वैल्यू डाली तो जावा ओवरराइड हो गया हाइबरनेट से। सो व्हेन यू विल प्रिंट दिस, सो यू विल गेट दिस आंसर, 1 के आगे हाइबरनेट, 2 के साथ स्प्रिंग। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसमें कीज आर यूनिक,
वैल्यू रिप्लेस इफ की ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड एक्सेस वाया की कर सकते हो, मैप डॉट गेट वन कर सकते हो, की वैल्यू अगर कुछ भी होती तो उसके हिसाब से गेट कर सकते हो। इसको यूज़ कब करना है, व्हेन डेटा हैज़ ए नेचुरल की, ठीक है, फास्ट लुकअप बाय की चाहिए, की के हिसाब से लुक करना है तुम्हें, एंड कॉन्फ़िगरेशन और कैशिंग एंड मैपिंग्स के केस में होता है यूज़, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट, कि इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। देखो यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं, दे जस्ट वांट टू नो डू यू नो हाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कलेक्शंस, ठीक है, इन तीनों का, और इनका यूज़ कहाँ कर सकते हो। सो दे आर नॉट लुकिंग जस्ट, they are not just looking for the definition, they are expecting why these exist, when to use which, real life use case बता दो कुछ examples। और ऑल्सो यू शुड मेंशन अबाउट दीज थिंग्स, इन टर्म्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब इस तरह के क्वेश्चन आए कलेक्शंस के। ऑर्डर एंड यूनिकनेस, ऑर्डर वर्सेस यूनिकनेस, इंडेक्स एक्सेस वर्सेस की एक्सेस, डुप्लीकेट हैंडलिंग कैसे होती है, परफॉर्मेंस माइंडसेट रखो, लुकअप और इंसर्शन में कितना टाइम लग सकता है, ये चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करो एक बार खुद से। अब नाउ हाउ यू शुड आंसर, स्टार्ट विद द कोर आइडिया, बेसिकली उनका तुम्हें आंसर कैसे करना है जब इस तरह का क्वेश्चन आए। तो पहले डेफिनेशन बता दो, ठीक है, उनके डिफरेंस बता दो कि ऑर्डर, यूनिकनेस एंड एक्सेस पैटर्न में डिफरेंस है। फिर लिस्ट को अलग से लो, लिस्ट के बारे में डिफाइन करो, कुछ एग्जांपल्स दे दो कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यूज कैसे डालते हैं। सेट पे आ जाओ फिर सेम तरीके से कि उसका यूनिक एलिमेंट्स होता है, कोई डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता। मैप की प्रॉपर्टीज बता दो, एंड लास्ट में बता दो कि यूज लिस्ट फॉर ऑर्डर, सेट फॉर यूनिकनेस एंड मैप फॉर फास्ट लुकअप बाय की, दैट इज उनका यूजेस बता दो, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। एंड मोस्टली जूनियर डेव्स के लिए आएगा, सीनियर के लिए कभी आने नहीं वाला। सीनियर के लिए इनका इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेंगे, या फिर जैसे मैप में ट्री सेट पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैप में सॉरी सेट में ट्री सेट पूछ सकते हैं, मैप में कॉन्करेंट हैश में पूछ सकते हैं, वीक हैश मैप पूछ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। सो दिस इज it for this question. Let's move on to next. Okay guys, so next question for Java interviews that is very commonly asked is what is weak hash map, ठीक है। अभी मैंने इसका प्रीवियस वीडियो जो बनाया था दैट वाज मैंने बताया था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वर्सेस वीक रेफरेंस क्या होता है। डू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपका एक अच्छा बेस बना रहेगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, ओके। क्योंकि यूजुअली अगर आपसे वीक हैश मैप पूछा गया है तो आपसे क्वेश्चन वीक रेफरेंसेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का भी आ ही सकता है, ठीक है, ये मान के चलो। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी एंड एग्जांपल्स, देन हम देखेंगे कि इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस क्वेश्चन से अगर पूछा जा रहा है तो, एंड हाउ यू शुड आंसर, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वीक हैश मैप, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, वीक हैश मैप इज अ मैप इंप्लीमेंटेशन वेयर द कीज आर स्टोर्ड यूजिंग वीक रेफरेंसेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वीक रेफरेंसेस इन जावा, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स इज इफ अ की इज नो लॉन्गर स्ट्रांगली रेफरेंस्ड एनीवेयर एल्स, तो garbage collector can remove that key from that hash map, weak hash map. Once the key is removed, entry disappears automatically, ठीक है। so values are strongly referenced but without a key entry is gone, ठीक है। इसमें values are strongly referenced but key is weakly referenced, ये ध्यान रखना। in short entries live only as long as the keys are strongly reachable, ठीक है। इतना सा डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या है थ्योरेटिकली ये बता दो आप, इंटरव्यूअर्स खुश हो जाएगा इस चीज से। कमिंग टू हैश मैप की ये हायरार्की देखते हैं मैप की। मैंने हमेशा बोला है कलेक्शंस की जो हायरार्की है ना, कलेक्शन फैमिली की, वो देख याद करके रखो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन सा कहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैप है, ठीक है, ऐसे करके हमारा एब्स्ट्रैक्ट मैप होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, फिर इसको इंप्लीमेंट करता है वीक हैश मैप यहाँ पे। आपसे ट्री मैप के बारे में पूछा सकता है, हैश मैप के बारे में पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी हैश मैप भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और कॉन्करेंट हैश मैप क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो है ना, ये 6 हैश मैप जो है क्वेश्चन में आते ही हैं। मैं इसके ऊपर भी एक बना दूंगा वीडियो, इनके बीच का डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज क्या है। बाकी अगर आप देखो वीक हैश मैप यहाँ से ऐसे इंप्लीमेंट होता है। एक बार हम कोड में भी देख लेते हैं क्विकली ये क्लास दिखती कैसे है। कमिंग टू दिस वीक हैश मैप, अगर आप देखोगे वीक हैश मैप में हम जाएं तो ये हमारी वीक हैश मैप की क्लास है, एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट मैप को। एब्स्ट्रैक्ट मैप क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एंड इंप्लीमेंट कर रहा है मैप इंटरफेस को, ये हमारा मैप इंटरफेस है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है, वीक हैश मैप, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी इसके अपने मेथड्स यहाँ पे डिफाइंड है। गोइंग बैक टू थ्योरी अगेन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि एग्जांपल देखते हैं हैश मैप वर्सेस वीक हैश मैप का, कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो जो हैश मैप होता है वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रखता है कीज का, ठीक है। अगर आपने मैप डिफाइन किया कुछ ऐसे, आपने कोई की बनाई एंड उस की में कोई वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, यहाँ से की एंड वैल्यू पुट कर दी। नाउ यू आर पॉइंटिंग दिस की वेरिएबल टू नल, तो इसमें क्या होगा कि हैश मैप से वैल्यू चली गई है क्या जो आपने एंट्री की थी। आपने जीसी कॉल कर दिया, लेकिन जब भी आप मैप प्रिंट करोगे ना वो वैल्यू गई नहीं है, यहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, जिसका वैल्यू की वैल्यू वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं कोड में भी अभी दिखाता हूँ जस्ट आफ्टर शोइंग दिस व्यू अबाउट द वीक हैश मैप।
यहाँ पे एंट्री स्टे करती है और मेमोरी लीक का रिस्क होता है। सपोज कर ऐसे 100 या 1000 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, उनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है बट वो मैप में पड़े हुए हैं, तो इस तरह से वो मेमोरी मेमोरी लेते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और काइंड ऑफ आगे चल के मेमोरी लीक हो सकती है। लेकिन अगर आपने वीक हैश मैप यूज़ किया है, अब यहाँ पे देखो मैंने मैप डिफाइन किया है, वीक हैश मैप यूज़ किया है और सेम की डिफाइन करी है ऑब्जेक्ट टाइप की, और फिर ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू उसका डाल दिया एज ए वैल्यू स्ट्रिंग। अब की को मैं नल पॉइंट कर रहा हूँ, जीसी को मैंने कॉल कर दिया, आफ्टर अ वाइल अगर आप मैप प्रिंट करोगे तो नल प्रिंट करेगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज वीक रेफरेंस, ठीक है। एक बार कोड पे देख लेते हैं क्विकली कैसे होता है ये। कमिंग टू दिस, अब देखो यहाँ पे मैप है हमारा, हैश मैप डिफाइंड है, सेम चीज़ जो मैंने वहाँ थ्योरी में दिखाई है वही चीज़ करी है यहाँ पे। मैं की डिफाइन करी, की के लिए वैल्यू डाल दी एज ए स्ट्रिंग, फिर की को नल कर दिया है, फिर जीसी को कॉल किया है एंड मैप प्रिंट किया। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा ना, आप देखो यहाँ पे, तो ये हमारा अभी भी मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग, अगर मैं वीक हैश मैप की बात करूं, अब वीक हैश मैप में अगर हम देखें तो मैंने मैप टू डिफाइन किया, वीक हैश मैप डिफाइन किया है, यहाँ पे की टू डिफाइन करी है, की टू फिर मैप में पुट करी है, सॉरी मैप टू में पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। की टू वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे, ओके, और इसके बाद की टू को मैंने नल पॉइंट कर दिया है, ओके। अगर मैं सिस्टम जीसी कॉल करूंगा और मैप टू प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखना, मैं ऊपर का कोड कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि उसका नीड ना रहे, ठीक है। अभी अभी हमारा ये कोड वीक हैश मैप का है एंड लेट्स रन इट। तो आप देखो यहाँ पे ये नल प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू थ्योरी अगेन, लास्ट पार्ट। अब देखो वीक हैश मैप क्या करता है, लेस जीसी क्लीन अनयूज एंट्रीज ऑटोमेटिकली, ये पॉइंट जरूरी है, ध्यान रखना, उसको बताना भी है, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है, कैशे में यूज होता है, मेटाडेटा स्टोरेज में यूज होता है, लिसनर मैप्स में यूज होता है, जेवीएम एंड फ्रेमवर्क इंटरनल मैप्स में यूज होता है। कैशे का एग्जांपल यार याद रखना, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है तो बताना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन हियर कि इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस क्वेश्चन को पूछते वक्त। पहले वो जानना चाहेंगे तुम्हें स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक रेफरेंस के बारे में पता भी है नहीं पता, ठीक है। तुम्हें बताना है कि कीज आर वीकली रेफरेंस बट वैल्यूज आर स्ट्रांगली रेफरेंस, ये चीजें पता होनी चाहिए। जीसी कैन रिमूव एंट्रीज इसके वजह से, डिफरेंस फ्रॉम हैश मैप जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल ध्यान रखना है, बताना भी है आपको, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, एंड यूज केसेस बताने हैं। दे डू नॉट वांट कि तुम सिर्फ ये बोलो कि इट रिमूव्स एंटायर एंट्रीज ऑटोमेटिकली, ठीक है, या फिर तुम ये बोलो इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल्स क्या होते हैं, ये उसको एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है, ठीक है, उसको ये एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन से। हाउ यू शुड आंसर, डेफिनेशन में क्या की पॉइंट बोलने हैं वो इस तरह से डिफाइन है कुछ, कि वीक मैप इज अ मैप इम्प्लीमेंटेशन वेयर कीज आर स्टोर्ड एज वीक रेफरेंसेस। If a key is no longer strongly referenced elsewhere, the garbage collector can remove the entry automatically. This makes weak hash map useful for memory sensitive caches, avoiding memory leaks, unlike hash map where entries stay until explicitly removed. This is how you should answer this question. इस क्वेश्चन के लिए 100% चीज़ें कवर हो गई जो पूछी जा सकती हैं। गो थ्रू इट अगेन, अगर समझ नहीं आया वो मेक नोट्स, एंड this is it for this question. Let's move on to next question. Hello guys, so next question for the interview is explain the OOP principle. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है फॉर जूनियर डेवलपर्स, ठीक है। तो एक बेसिक गो थ्रू करते हैं, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, एंड दिस विल बी इट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो विल गो थ्रू थ्योरी एंड एग्जांपल्स एंड विल सी कि हर एक टाइप में व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट and how you should answer, ठीक है। First of all, Java has 4 core object OOP principles. That is, first is encapsulation, second is inheritance, third is polymorphism, and fourth is abstraction, ठीक है। Think of them as how you design and manage code, not just keywords, ठीक है। इसी मतलब इनको तुम्हें ध्यान रखना है, इनका प्रिंसिपल ध्यान रखना है, और उसी के हिसाब से हम कोड भी डिजाइन करते हैं, क्योंकि फॉर सीनियर डेवलपर्स इस पर तुमसे डिजाइन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि basically it means bundling the data and methods together and restricting direct access to the data, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट करना। इसको अचीव करते हैं बाय मेकिंग द जो फील्ड्स होते हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं और मेथड्स को पब्लिक कर देते हैं, गेटर एंड सेटर लिख देते हैं। तो इससे बेसिकली तुम्हें कोई फील्ड गेट करना हो गेटर यूज करोगे, और उसकी वैल्यू सेट करनी है सेटर यूज करोगे। तो बेसिकली आइडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्टेट ऑफ द क्लास, ठीक है। फील्ड जैसे यहाँ हमने डिफाइन करी है, प्राइवेट डिफाइन कर रखा है, एंड वी कैन यूज दिस मेथड गेट नेम करके, तो नेम की वैल्यू आ जाएगी, एंड सेट नेम से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्वेश्चन आता है यार तुमने सेट नेम तो सेट करने के लिए दे ही दिया, तो हम तो कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नेम आ रहा है, इसको हमने सेट कर दिया, लेकिन इसमें तुम्हें आंसर करना होगा, यू कैन पुट आवर खुद का बिजनेस लॉजिक भी रख सकते हो, कि तुम्हें कुछ नेम जैसे रिस्ट्रिक्ट करने हैं, कि यार नेम कुछ गलत नहीं होने चाहिए, उनका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, तो तुम यहाँ बिजनेस लॉजिक लगा सकते हो, उसके हिसाब से ही नेम जाएगा। अदरवाइज तुम यहाँ से एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो सेट नेम के टाइम पे, ठीक है। इस तरह से आंसर कर सकते हो कि सेट नेम इज नॉट जस्ट सेटिंग द नेम, यू कैन पुट इंटरनल बिजनेस लॉजिक हियर।
नाउ इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं जब इनके इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछते हैं, तो तुम्हें कहना है डेटा हाइडिंग के बारे में, तुम्हें बताना है एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है? जब तुम प्राइवेट बोल रहे हो, तुम्हें पब्लिक पता होना चाहिए, प्रोटेक्टेड क्या होता है ये पता होना चाहिए, डिफॉल्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे मैंने इंटरनल लॉजिक का एग्जांपल दिया, वो क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, बेसिकली इस तरह से कुछ डिफाइन करो एंड दीज कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। Encapsulation is data hiding achieved using private fields and controlled access via public methods. It helps to enforce validation and business rules. ठीक है? Protects the object state and improves maintainability by preventing direct access to internal data. This is the whole definition you should remember. Not exactly, but proper keywords में याद रखने हैं. ठीक है? Other keywords जो ध्यान रखने हैं, data hiding, private fields, controlled access, validation and business rules and maintainability, जो हमने सारे यहाँ पे यूज किए हैं. ठीक है? Moving on to next principle, that is inheritance. Inheritance का मतलब ये है यार कुछ inherit करना. Inheritance allows one class to acquire properties and behavior of another class. ठीक है? Promotes the code reuse and uses it uses extends keyword to extend the class. ठीक है? अगर यहाँ देखोगे हमने क्लास डिफाइन करी है, बेस क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास. उसमें एक मेथड है void eat करके, तो if you print this it prints eating. बट एक क्लास बनाई हमने चाइल्ड क्लास दैट एक्सटेंड्स द पेरेंट क्लास, और यहाँ पे मेथड बना दिया हमने जो दैट इज प्रिंटिंग बार्किंग. ठीक है? Now coming to this question, coming to what interviewers expect from this question, basically तुम्हें बताना है कि reusability के बारे में. This is a relationship, dog is a animal. ठीक है? Whether ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे Java supports multiple inheritance or not. ये भी important question है, बहुत common question है. Basically it doesn't support multiple inheritance, और अगर करता है तो कैसे करता है, तुम्हें खुद से explore करना है. Otherwise check out the video on my channel for this. How you should answer this question? बेसिकली तुम्हें इस तरह से कुछ बताना है कि इनहेरिटेंस अलाउज अ चाइल्ड क्लास टू रीयूज एंड एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट क्लास यूजिंग एक्सटेंड्स. ठीक है? एस्टैब्लिशिंग एन इज अ रिलेशनशिप एंड रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन. keywords that you have to mention here is reuse and extend वाला behavior. extend keyword के बारे में बताना है, is a relationship बताना है, code reuse and reduce duplication के बारे में बताना है, method overriding के बारे में बताना है, super keyword क्या होता है ये बताना है. ठीक है? कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है ना, वर्ड रूट देखोगे तो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. ठीक है? सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स बेसिकली वन इंटरफेस एंड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन हियर इन जावा. सेम मेथड कॉल होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है मेथड का, एंड इट इज अचीव्ड बाय अ मेथड ओवरराइडिंग. जैसे यहाँ पे दो क्लासेस देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा रहा है, क्या लगाया, इनहेरिटेंस भी लगाया, और यहाँ पे मॉर्फिज्म देखो, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज हो रहा है. यहाँ पे पेरेंट क्लास है, क्लास शेप, मेथड है उसका वॉइड ड्रॉ. ठीक है? ड्राइंग शेप प्रिंट कर रहा है. बट इसकी चाइल्ड क्लास सर्कल है, वो एक्सटेंड करती है इस पेरेंट क्लास को, और उसमें भी सेम मेथड है विद सेम रिटर्न टाइप एंड एवरीथिंग, लेकिन वो प्रिंट कर रही है ड्राइंग सर्कल. जब हमने डिफाइन किया इसको, शेप एस बनाया और न्यू सर्कल करके ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगी, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है? यहाँ पे एस डॉट ड्रॉ करोगे तो ये ड्राइंग सर्कल प्रिंट करेगी. ओके? क्योंकि यहाँ पे सर्कल का ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है? इस वेरिएबल में. ओके, दिस इज द रीजन. इस पे वो बहुत डीप डाइव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू क्वेश्चन. यहाँ पे बस आपको प्रिंसिपल्स डिफाइन करना है. बट पॉलीमॉर्फिज्म में डीप डाइव करोगे तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब कि अगर सर्कल एस करके डिफाइन कर दिया, और लाइक देयर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, जिसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, दे एक्सपेक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, एंड पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है? हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम मेथड कॉल टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑब्जेक्ट टाइप. ठीक है? रन टाइम ऑब्जेक्ट टाइप achieved through method overriding and parent references pointing to child objects enabling flexible and extensible code. ठीक है? कीवर्ड्स जो तुम्हें मेंशन करने चाहिए इसको डिफाइन करते हुए, सेम मेथड कॉल, रन टाइम बिहेवियर, मेथड ओवरराइडिंग, पेरेंट रेफरेंस टू अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है? पॉइंटिंग टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है? Abstraction basically means hiding implementation details and showing only what is necessary. It is achieved using abstract class और interface से करते हैं. ठीक है? और focus is on what, not how. कैसे हो रहा है उस पर नहीं. ठीक है? यहाँ पे देखो हमने एक इंटरफेस बनाया है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है एक क्लास, और उसने इंटरफेस से हमें पता चलेगा ये मेथड है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है. ठीक है? अब कमिंग टू व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस पता होना चाहिए. इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड लूज कपलिंग. ठीक है?
Now, how you should answer this question? Basically, abstraction hides the implementation details, exposes only essential behavior using interfaces or abstract classes, which improves flexibility and reduce coupling. ठीक है? Keywords that you should mention while answering this is hides, implementation details, essential behavior क्या होता है, interface and abstract class का reference भी पूछा जा सकता है यहीं से, flexibility होनी चाहिए, loose coupling. ठीक है? So guys, this is it for this question, like principles के बारे में. लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं, this question इज जस्ट फॉर कि तुम्हें बेस पता होना चाहिए, बेसिक चीज. लेकिन इन पे अगर तुम जूनियर डेवलपर हो, दिस इज इतना काफी पता है तो इतना काफी है. बट इफ यू आर सीनियर, so for every principle, interviewer can deep dive and they can ask you a lot of questions on this thing, जो हम आगे भी देखेंगे. But for just explaining the principle, this is it. This is the definition. ठीक है? Let's move on to next question after this. Hello guys, so let's see this database question. बहुत ही simple question है, especially for juniors. ठीक है? अगर आप आ रहे हो तो सीनियर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा जा सकता है, बट जूनियर से पक्का पूछा जाएगा अगर डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो. लाइक आइदर नॉट द एग्जैक्ट होल क्वेश्चन, बट वन ऑफ द टाइप्स की इनर जॉइन क्या है या लेफ्ट जॉइन क्या है, इस तरह से. ठीक है? बेसिकली एसक्यूएल जॉइंस आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम. ठीक है? रिलेटेड कॉलम से कंबाइन किया जाता है, यूजुअली जॉइन यूजिंग प्राइमरी की और आइदर फॉरेन की. Joins helps you to fetch related data spread across different tables. ठीक है? SQL joins का एक ग्राफ है, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ सिंपली एक यूज कर लिया है. तो यहाँ पे देखो, मैं अभी एक बार इस ग्राफ से इस डायग्राम से बना देता हूँ, बताता हूँ वेन डायग्राम से, देन विल सी एग्जांपल एंड थ्योरी. देखो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, दो टेबल्स हैं ए एंड बी. तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, ए का पूरा, ए साइड का पूरा पार्ट एंड देन ए एंड बी का कॉमन. ठीक है? इनर जॉइन में क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट ए एंड बी टेबल का. राइट जॉइन में क्या होता है कि बी का पूरा, ठीक है, एंड ए एंड बी का कॉमन पार्ट. ठीक है? उसके बाद लेफ्ट जॉइन में बाकी कंडीशन के साथ है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि बी डॉट की इज नल, तो उसके हिसाब से ये एक्स्ट्रा चीजें हैं. मेन जॉइन जो होता है हमारे 5 या 6 होते हैं, मैं वो सारे बताऊंगा. ठीक है? बाकी सारे एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ है. ओके, मूविंग ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनर जॉइन, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है सिंपली. तो इसको क्या काम करता है कि दो टेबल्स हैं, इट रिटर्न्स ओनली दोज रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स. ठीक है? इफ देयर इज नो मैच, रो इज इग्नोर्ड. ठीक है? अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की टेबल है, सपोज करो. ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा, ओनली एम्प्लॉयज विद द डिपार्टमेंट. अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नहीं है तो वो प्रिंट नहीं करेगा वहाँ पे. ठीक है? एम्प्लॉयज विदाउट डिपार्टमेंट आर स्किप्ड. ठीक है? ऐसे ही लेफ्ट जॉइन पे आते हैं. लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, रिटर्न ऑल द रोज, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल. लेफ्ट जॉइन इज दिस वन. ठीक है? ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल. ठीक है? इफ देयर इज नो मैच, नल्स ऑन द राइट साइड, नल रखा जाएगा राइट साइड पे. ठीक है? ऑल एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट. डिपार्टमेंट अगर वो एग्जिस्ट करता है, नल अगर वो नहीं करता, नल वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? मैं एग्जांपल अभी शो करने वाला हूँ, जस्ट गोइंग थ्रू थ्योरी राइट नाउ. नेक्स्ट जॉइन जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट जॉइन. इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल, जस्ट अपोजिट ऑफ लेफ्ट जॉइन का ये. ठीक है? सारे रोज राइट टेबल के, मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. इफ यू गो टू द ग्राफ, दिस इज द राइट जॉइन. ठीक है? यहाँ सारे रोज राइट के एंड मैचिंग रोज विद द लेफ्ट वन. ओके, अपोजिट ऑफ लेफ्ट जॉइन जो हमने बता दिया, इसमें सारे डिपार्टमेंट प्रिंट हो जाएंगे, एम्प्लॉय अगर वो एग्जिस्ट करता है, नल अगर नहीं होता. फुल आउटर जॉइन क्या है, रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द बोथ द टेबल्स, मैचिंग रोज आर कंबाइंड, नॉन मैचिंग नल हो जाता है. दिस इज नॉट सपोर्टेड इन माई एसक्यूएल, बट दिस इज सपोर्टेड इन पोस्ट जारी एसक्यूएल. तो इस तरह से हम क्वेरी लिखते हैं इसकी. ठीक है? कमिंग टू क्रॉस जॉइन, बहुत रेयरली पूछा जाएगा, शायद ही आपको कहीं मिलेगा, और नॉट दैट यूजफुल इन इंटरव्यूज अनटिल और अनलेस किसी ने एक्स्ट्रा नॉलेज देखने के लिए पूछ लिया. तो ये रिटर्न क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है दोनों टेबल्स का. एग्जांपल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, और इट इज वेरी डेंजरस इफ द टेबल्स आर लार्ज. ठीक है? नाउ कमिंग टू एग्जांपल, तुम अपने साइट पे अपने क्या कहते हैं डीबी के सॉफ्टवेयर्स पे ये क्रिएट कर सकते हो. दो टेबल्स क्रिएट करो, एक एम्प्लॉय टेबल विद दिस प्रॉपर्टीज, आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी. एंड बेसिकली इसमें क्या है कि एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, और वो किस डिपार्टमेंट में है. ऐसे डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करो, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम. इस कोई क्वेरी को यूज करो, डेटा एंटर कर लो उसमें, जैसे मैंने किया है कि राहुल है, डिपार्टमेंट 10 में है, 10 इज इंजीनियरिंग, और डिपार्टमेंट की वैल्यूज एंटर करवा दो. नाउ सीइंग द इनर जॉइन, अगर तुम इनर जॉइन देखोगे तो हमने क्या किया, नाम प्रिंट किया, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट किया है. हमारा लेफ्ट टेबल इज एम्प्लॉय, इनर जॉइनिंग डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी. अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे सारी वही वैल्यूज प्रिंट होंगी जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती हैं. कि राहुल है, उसकी इंजीनियरिंग प्रिंट हो गई डिपार्टमेंट, अंकित की एचआर हो गई. ठीक है? अगर देखो राहुल इंजीनियरिंग में था, अंकित एचआर में था. वाई प्रिया 30 डिडंट प्रिंट,
ठीक है, क्योंकि 30 करके कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है अगर आप यहाँ देखो तो, ठीक है, इसलिए प्रिया 30 प्रिंट नहीं हुआ, नेहा और नल प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम नल वैल्यूज यहाँ प्रिंट नहीं करते। नाउ कमिंग टू लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन में क्या होता था कि लेफ्ट वाले टेबल की सारी वैल्यूज एंड कॉमन वैल्यूज प्रिंट होती थी, ठीक है, और बाकी नल आता था। तो यहाँ पे देखोगे हमने वही चीज किया है, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे राहुल प्रिंट हो गई उसकी इंजीनियरिंग, अंकित की एचआर प्रिंट हो गई, और प्रिया और नेहा का इनकी वैल्यूज नहीं थी तो नल प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर लेफ्ट जॉइन की थ्योरी में आप जाओ यहाँ पे तो डिपार्टमेंट अगर एग्जिस्ट करता है प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नल प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। कमिंग बैक टू अगेन दिस थिंग, नेक्स्ट इज राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या था, राइट टेबल पूरा प्रिंट होता था, अदरवाइज नल, ठीक है। मतलब लेफ्ट ये तो कॉमन, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो नल। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है हमारे पास, अब देखो डिपार्टमेंट को डेटा देखते हैं फिर से हमारा। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग एचआर है, इंजीनियरिंग है राहुल के पास, एचआर है अंकित के पास, बट जो 40 नंबर है फाइनेंस वो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो कमिंग टू राइट जॉइन, स्लोली आते हैं यहाँ पे। अगर हमने राइट जॉइन किया है, ठीक है, सिलेक्ट प्रिंट करो ई डॉट नेम एम्प्लॉय डॉट नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन द बेसिस ऑफ ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है राहुल का वैल्यूज प्रिंट हो रही है, राहुल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, अंकित प्रिंट हो रहा है, बट नल प्रिंट हो रहा है फाइनेंस में। राइट टेबल का डेटा प्रिंट हो रहा है, बट उसकी जगह नल हो रहा है एम्प्लॉय नेम में क्योंकि कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। दिस इज इट। कमिंग टू फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन में अगर आप देखो तो क्या होता था हमारा, अगर आपको याद हो तो फुल आउटर ज्वाइन एक बार हम ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फुल आउटर ज्वाइन यहाँ पे क्या है कि सब कुछ प्रिंट होता है, जो वैल्यूज मिलती नहीं है कॉमन उनको नल प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन आते हैं, देखो यहाँ पे नॉन मैचिंग, अब देखो रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, मैचिंग रोज को कंबाइन कर दिया जाएगा, नॉन मैचिंग को नल प्रिंट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें फुल आउटर ज्वाइन, तो यहाँ पे हमने वही सेम लॉजिक लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉई फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड यूज किया, डिपार्टमेंट डी ऑन द सेम चीज पे हम कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे राहुल का इंजीनियरिंग प्रिंट हुआ, अंकित का एचआर प्रिंट हुआ, प्रिया का जो डिपार्टमेंट था वो एग्जिस्ट नहीं करता डिपार्टमेंट टेबल पे, तो वहाँ नल प्रिंट हुआ। नेहा का जो डिपार्टमेंट था वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे नल प्रिंट हुआ। फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में कोई है नहीं तो वहाँ नल आ गया, ठीक है। क्रॉस जॉइन क्या था, तुम्हें क्रॉस जॉइन याद हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रिंट करता था। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, हर एक दोनों के दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन कर देगा क्रॉस जॉइन में, रोज दिस इनटू रोज दिस, ठीक है, कि इसके सारे रोज के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अगर जैसे यहाँ दो रो हैं ए और बी पहले टेबल में, और दूसरी जगह 1 एंड 2 रोज हैं, तो ये ए के साथ 1 प्रिंट करेगा, ए के साथ 2 प्रिंट करेगा, बी के साथ 1, बी के साथ 2, दिस इज क्रॉस जॉइन। कमिंग टू द एग्जांपल, इफ वी सी द एग्जांपल हियर, तो देखो एम्प्लॉय डॉट नेम डिपार्टमेंट डॉट डी नेम, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करना है, एम्प्लॉय एंड क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट डी, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी, ये सारी चीजें ऐसे प्रिंट कर देगा, राहुल के साथ इंजीनियरिंग, राहुल के साथ एचआर, राहुल के साथ फाइनेंस। अगर ये एग्जांपल एक बार डीबी में भी देख लें क्विकली, आई हैव डीबी सेटअप, एग्जांपल मैंने सेटअप कर रखा है यहाँ पे, आउटर ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दिस इज क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन को अगर हम प्रिंट करें सेम डेटा है, बस मैंने यहाँ प्रिंट कर रखा है। तो देखो राहुल के साथ इंजीनियरिंग प्रिंट हुआ, पहले सारे नाम के साथ इंजीनियरिंग प्रिंट कर दिया, फिर सारे नाम के साथ एचआर वाला डिपार्टमेंट, एंड फिर सारे नाम के साथ फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर जॉइंस। कितने जॉइंस होते हैं आप जॉइंस बता सकते हो, हमने 5 जॉइंस पढ़े हैं, 6 जॉइंस पढ़े हैं बेसिकली, दैट इज, फिर से देख लेते हैं एक बार क्विकली, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, एंड चौथा पांचवा इज क्रॉस जॉइन। 5 जॉइंस पढ़े हमने, ठीक है। बाकी इनके कॉम्बिनेशन भी थोड़े से पूछे जा सकते हैं कि की वगैरह नल हुई, अब लेफ्ट जॉइन में इन्होंने बी डॉट की नल डाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कंडीशन बेस्ड पूछा तो आप वहाँ लॉजिक लगा लो थोड़ा सा, तो आप समझा सकते हो, अदरवाइज दिस इज इट। 5 जॉइंस याद रखो, आप इंटरव्यू में अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर इंटरफेस। काइंड ऑफ आपने देखा ही होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, जैसे फंक्शनल इंटरफेस हो गया, ओके। तो उसी तरह से मार्कर इंटरफेस है। तो मार्कर इंटरफेस बेसिकली कुछ ही नहीं होता ये, ठीक है। बस आप इंटरफेस डिफाइन करते हो, इसके अंदर कुछ कोई मेथड वगैरह कुछ भी नहीं डिफाइन होता, कोई कुछ कांस्टेंट नहीं, जस्ट खाली इंटरफेस इज कॉल्ड मार्कर इंटरफेस, वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। इट्स एन एम्प्टी इंटरफेस बेसिकली। तो अब आता है कि इसका यूज क्या है ना। तो यूज पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, देन आपको मैं कोड में भी दिखाऊंगा कुछ पीस ऑफ कोड कि इसका यूज क्या कर, मतलब जावा ने क्यों बना रखा है इसको। तो बेसिकली यार ये क्या करता है, डिलीवर्स रन टाइम टाइप इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जेवीएम को पता चलता है, एंड जेवीएम उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ऑपरेशंस करता है, ठीक है। टू ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन
जावा इज क्लोनेबल इंटरफेस एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल ना हर एक कलेक्शन, ऑलमोस्ट हर एक कलेक्शन इसको इंप्लीमेंट करता है इस इंटरफेस को, आपको भी दिख जाएगा थोड़ी देर में। बेसिकली मार्कर इंटरफेस एक सिग्नल या कमांड देता है जेवीएम को कि भाई ये चीज़ हमारी मार्कर इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है या है, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर दो, ठीक है। सो इफ यू कैन रीड हियर, marker interface is used as a tag that informs the Java compiler by a message so that it can add some special behavior to the class implementing it, ठीक है। there is nothing in interface, it is empty at the JVM level, but कुछ ना कुछ configurations and libraries होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं इस इंटरफेस को और उनको एक साथ रख के उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशन ये है कि यार बस कोई एक्सप्लिसिट मेथड्स नहीं है तो आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, बस एक आइडेंटिफिकेशन है। ऑल्सो आजकल के टाइम में इन मार्केट इंटरफेस पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल के टाइम में एनोटेशंस हमारे आ गए ना, वो सिमिलर काम कर देते हैं, वही एक काइंड ऑफ मार्कर प्रोवाइड कर देते हैं जेवीएम के लिए कि भाई ये एनोटेशन यहाँ पे इसके हिसाब से इसको काम करवा लो, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको, कोड पे भी दिखाता हूँ। जैसे सीरियलाइजेबल इंटरफेस है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि इस पीस ऑफ कोड को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो एंड लेटर दैट इज कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सीरियलाइज एंड बाद में डीसीरियलाइज करना। तो अगर हम इंटेलिजे पे आते हैं, चलो एक बार और आपको मैं कोड दिखाता हूँ। तो आपको अगर हम कोड देखें यहाँ पे तो मेरा सीरियलाइजेबल इंटरफेस यह है, ठीक है। अगर आप देखोगे इंटरफेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये बता भी रखा है कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम हम देखने वाले हैं अभी, और क्या-क्या देख सकते हो आप यहाँ पे क्लासेस। अब इसमें आप इसके बारे में भी पढ़ोगे ना, ये थोड़ा बहुत आप ऐसे किया करो, देखा करो भाई। अब यहाँ पे पढ़ देखोगे आप तो ये बताएगा क्लासेस डू नॉट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस विल नॉट हैव एनी ऑफ देयर स्टेट सीरियलाइज्ड और डीसीरियलाइज्ड। बेसिकली जो क्लासेस इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी वो काइंड ऑफ वो बाइट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है और ना ही डीसीरियलाइज होंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्योंकि जेवीएम को जब पता चलेगा जिस क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसी को वो सीरियलाइज कर सकता है, डीसीरियलाइज कर सकता है। अब एक और देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में आते हैं तो यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड था जिसमें इसका एक राइट ऑब्जेक्ट करके फंक्शन है, बेसिकली ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे देखोगे तो यहाँ पे इसने डिफाइन कर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ सीरियलाइजेबल, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को राइट करो, अदरवाइज कुछ नहीं चल रहा तो सिंपली थ्रो कर दो नॉट सीरियलाइजेबल, ठीक है। सो बेसिकली मार्कर इंटरफेस अगेन हम लोग अगर इंटरव्यू में पूछा जाए बता दो, इंटरफेस विदाउट एनी बॉडी, जस्ट एन एम्प्टी इंटरफेस इज कॉल्ड एज मार्कर इंटरफेस, और इसका यूज इज फॉर काइंड ऑफ यूज्ड बाय जेवीएम टू आइडेंटिफाई क्लासेस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।